नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज हम लोग रीतिकाल की आज की हमारी दूसरी क्लास है और आज हम लोग करने वाले हैं आपका रीति सिद्ध और रीति मुक्त कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो फटाफट लोग जुड़िए, फटाफट से हम लोग फिर सेशन शुरू करेंगे। और आज के क्वेश्चंस जो कि आज हमने करने वाले हैं रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा पर। कल की जो हमारी क्लास हुई थी रीतिकाल का जो पहला पार्ट हमने किया था वो हमने रीतिबद्ध धारा का किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा, तो इनका हम करने वाले हैं। और इस क्रम में आज जो हमारी 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज चल रही है उसकी आज हमारी 7वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से जुड़िए और हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आज का पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि बिहारी सतसई किस भाषा में रचित है। आसान सा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होनी चाहिए इसको समझने में कि बिहारी सतसई किस भाषा में रचित है। अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या फिर बुंदेली में। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए फटाफट। इसका सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में रीतिकाल का समस्त काव्य ही ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, रीतिकाल का समस्त काव्य और कृष्ण भक्ति धारा का काव्य। तो ये आपको कई बार बताया गया है, तो ये आपको बताना है। कृष्ण भक्ति धारा का काव्य तथा रीतिकाल का समस्त काव्य ब्रजभाषा में रचित है। इसके अलावा भारतेंदु युग का भी काफ़ी सारा हिस्सा जो कविता का है वो भी ब्रजभाषा में ही रचित है। ठीक है, तो ब्रजभाषा में ही रचित है आपका भारतेंदु युग, रीतिकाल और कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, ये आपने याद रखना है ब्रजभाषा में। तो बिहारी सतसई भी ब्रजभाषा में ही रचित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई किस छंद में रचित है। कि बिहारी सतसई में जो है कौन सा छंद का प्रयोग बिहारी ने किया है। ठीक है, ए चौपाई, बी सोरठा, सी दोहा या डी रोला। तो इसका सही जवाब होगा आपके पास, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी दोहा। ठीक है, तो बिहारी सतसई में केवल एक छंद का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग। और ठीक है, बिहारी सतसई में सतसई का मतलब क्या है। सतसई का मतलब है आपका सप्तशती। जैसे जो संस्कृत की परंपरा है दुर्गा सप्तशती वगैरह वाली, वही परंपरा जब हिंदी में आई तो उसको सतसई कहा जाता है। यानी सतसई मतलब 700 से जुड़ी हुई चीज़ है, तो 700 छंदों का संकलन कहलाता है सतसई। तो इसी क्रम में बिहारी के लगभग 700 छंदों का। और अगर हम प्रामाणिक रूप से माने तो बिहारी रत्नाकर जिन्होंने लिखी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उन्होंने 713 दोहे माने। तो दोहा जो है इस तरह से सप्तशती, तो दोहा छंद का प्रयोग बिहारी सतसई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है बिहारी के गुरु कौन थे। ए रामानंद, बी छीत स्वामी, सी रसनिधि या डी नरहरिदास। तो बिहारी के गुरु कौन थे फटाफट बताइए, आपको मिलेगा, हम 10 सेकंड का टाइम दे देते हैं। चलो, तो बिहारी के गुरु कौन थे। हाँ ठीक है, जवाब आने शुरू हो जाएंगे। जुड़िए फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि अच्छे से क्लास चल पाए। तो इसका सही जवाब है नरहरिदास। ठीक है, तो नरहरिदास बिहारी के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है। कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, वनस्थली मतलब एक जंगल है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है। रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। तो ये कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। और ये वाला जो कथन कहा गया है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये बिहारी के बारे में ही कहा गया है। बिहारी सतसई पर चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में ये कथन कहा है। ठीक है, कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में बिहारी पर बात करते हुए शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। महत्वपूर्ण कथन है, ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी के कथन तो याद रखने ही रखने हैं आपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर किसने लिखी है। बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर किसने लिखी है। ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी कृष्ण कवि, सी लल्लू लाल या डी पद्म सिंह शर्मा। तो बिहारी सतसई की जो टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर नाम के, ये वाली जो टीका लिखी है ये लिखी है आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ये आपने ध्यान रखना है। और ये सबसे प्रामाणिक टीका भी मानी जाती है, सबसे प्रामाणिक टीका। अच्छा, टीका तो टीका हम लोग कह रहे हैं, लेकिन टीका होती क्या है, चलो सबसे पहले इस पर बात करेंगे हम लोग। टीका क्या होती है इस पर चर्चा करते हैं पहले। टीका का मतलब क्या क्या होता है। टीका का मतलब एक तरह से होता है व्याख्या। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, किसी भी काव्य रचना
रचना की व्याख्या। ठीक है, तो हर टीकाकार अपने अपने हिसाब से किसी रचना की काव्य पंक्ति की व्याख्या करेगा और उस तरह से। तो इसमें कैसा होता है, ये एक छंद लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक दोहा है और फिर इसकी व्याख्या लिखी हुई है अपने हिसाब से, ये टीका है। तो इस तरह से जो लिखा जाता है इसको कहते हैं हम लोग टीका। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे तो बिहारी रत्नाकर इसी क्रम में जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी सतसई की टीका है जो उन्होंने लिखी है, अपने हिसाब से उन्होंने व्याख्या की है। तो हर टीकाकार जो है अपनी अपने हिसाब से अलग अलग व्याख्या करता है। ठीक है, हर किसी की समझ अपनी अपनी अलग होती है, तो हर किसी की टीका में कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो टीका आप लोग समझ जाएंगे, टीका का मतलब होता है व्याख्या। ठीक है, मोटे अर्थों में अगर हम देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? कवित रत्नाकर किसकी रचना है? ए बिहारी, बी सेनापति, सी रसनिधि या डी मतिराम? तो बताइए, बिहारी की है, सेनापति की है, रसनिधि की है, मतिराम की है? तो ये जो रचना है आपकी, ये है आपकी सेनापति की। ठीक है, ये रचना किसकी है? ये है सेनापति की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के कितने दोहों को बिहारी रत्नाकर में संकलित किया है? ठीक है, बिहारी रत्नाकर में संकलित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। हमने पीछे इसमें चर्चा की है, तो कितने दोहे आपको बताए गए थे? 714, 715, 719 या फिर 713। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के 713 दोहों को जो है संकलित किया था बिहारी रत्नाकर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है आपके लिए। ठीक है, बिहारी रत्नाकर एक मानक टीका मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किस आलोचक का है? कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किस आलोचक का है? एडविन ग्रीव्स का, जॉर्ज ग्रियर्सन, याकूब खान या पद्म सिंह शर्मा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है बिहारी के बारे में कि पूरे यूरोप में इस तरह का कवि कोई भी नहीं है जिस तरह के कवि बिहारी हैं। ठीक है, तो बिहारी की प्रशंसा में ये कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि पूरे यूरोप में कवि, एक भी कवि जो है बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह? तो ये किसने कहा है पीयूष वर्षी मेघ? राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। ठीक है, तो इसके अलावा बिहारी के बारे में, बिहारी के प्रमुख फिर हम लोग एक लिस्ट बना देंगे कि किसने बिहारी को क्या क्या कहा है। तो राधाचरण गोस्वामी ने कहा है पीयूष वर्षी मेघ, और पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, ये जो कथन है ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो बिहारी के बारे में ये ध्यान रखना, बिहारी बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। बिहारी की शब्दों, यहाँ पे भी बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा? शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा? ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स, बच्चन सिंह या फिर पद्म सिंह शर्मा? तो बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा? तो ये कहा है आपका रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बिहारी को जो है शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स, बच्चन सिंह या फिर पद्म सिंह शर्मा? तो ये कहा है आपके पद्म सिंह शर्मा ने। ठीक है, तो इस तरह से एक लिस्ट हम लोग बना लेते हैं पिछले 4-5 प्रश्नों के आधार पे बिहारी के बारे में। ठीक है, तो यूरोप का कोई भी कवि बराबरी नहीं कर सकता है, कोई भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये जो कथन है ये तो है आपका ग्रियर्सन का। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। पीयूष वर्षी मेघ, पीयूष वर्षी मेघ कहा है आपके राधाचरण गोस्वामी ने, राधाचरण गोस्वामी ने। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट, चलो पहला ये हो गया, ये दूसरा होगा, तीसरा ये आ गया। इसके अलावा जो शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र, शब्दों का चतुर प्रयोक्ता, शब्दों का चतुर प्रयोक्ता, ये कहा है रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने। ठीक है, तो ग्रीव्स लिख लेते हैं, ग्रीव्स। ठीक है, और बिहारी के काव्य को
और बिहारी के काव्य को क्या कहा है? शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो शक्कर की रोटी किसने कहा है? शक्कर की रोटी ये कहा है पद्म सिंह शर्मा ने। तो ये आप लोग लिख लेना बिहारी के बारे में, पद्म सिंह शर्मा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सबको एक लिस्ट में बना करके नोट्स में अच्छे से कर लेना भाई आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई के मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई के मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है? कृष्ण की, राधा की, राम की या गणेश की? तो बताइए फटाफट, ठीक है। इसके लिए मैं टाइम दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा प्रश्न है, तो बताइए। अच्छा, जिसको पता होगा कि मंगलाचरण वाला जो है पद है वो क्या है, मंगलाचरण में क्या लिखा गया है, वो आसानी से इसको कर लेगा। मंगलाचरण वाला दोहा जो है, जो भी है वो कर लेगा, जिसको पता है। जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। तो मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है? राधा की आराधना की गई है भाई, ठीक है। और मंगलाचरण वाला जो दोहा है वो कौन सा दोहा है? मेरी भव बाधा हरो वाला। तो इसका दोहा हम बता देते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़त, जातन की झाई पड़त, श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति होए। तो ये जो दोहा है ये है मंगलाचरण वाला दोहा, और इसमें आप लोग देख सकते हैं किसकी बात हो रही है? राधा नागरी की हो रही है, ठीक है। तो राधा नागरी यानी कि राधा की आराधना इन्होंने की है। तो ये दोहा आप लोग याद रखना, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़त, श्याम हरित दुति होई, ठीक है। तो ये जो दोहा है ये है आपका बिहारी का मंगलाचरण वाला दोहा। इंपॉर्टेंट दोहा है भी, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी पंक्ति है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना है अब आपने, रीतिकाल की काव्यगत रूढ़ियों का पालन न करने वाले कवि कहलाते हैं। तो काव्यगत रूढ़ियों का पालन न करने वाले कवि क्या कहलाते हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या फिर नीति कवि। तो काव्यगत रूढ़ियों का पालन न करने वाले जो कवि कहलाते हैं उनको हम रीतिमुक्त कहते हैं। वैसे नीति कवि भी वही हैं जिन्होंने मतलब किया है, लेकिन फिर भी काव्यगत रूढ़ियों का जिन्होंने पालन नहीं किया है उनको हम कहते हैं रीतिमुक्त कवि। रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने पालन किया लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। देखो लक्षण ग्रंथ, लेकिन क्या किया है? इन लक्षण ग्रंथों का पालन जरूर किया है, ठीक है। यानी काव्य शास्त्र के नियमों का ध्यान जरूर रखा है। रीतिबद्ध कवि है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखा और इसका पालन भी करेंगे जो लिखेगा तो। और रीतिमुक्त कवि है जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखा है और ना इन रूढ़ियों का पालन किया है। तो रीतिमुक्त कवि इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से रीतिमुक्त कवि नहीं है। कौन सा कवि है जो रीतिमुक्त नहीं है? आलम, घनानंद, सेनापति या बुरबोधा। तो रीतिमुक्त कवि कौन सा नहीं है इनमें से बताना है फटाफट आपने। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रीति सिद्ध कौन है, रीतिबद्ध कौन है, रीतिमुक्त कौन है। तो इसकी लिस्ट आपने बना लेनी है। रीतिबद्ध कवि जो 7-8 महत्वपूर्ण है वो कर लेना। रीति सिद्ध में 2-3 नाम है और रीतिमुक्त में 5-6 नाम है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं कौन कौन है। तो रीतिमुक्त कवि कौन से इनमें से नहीं है? तो कौन से नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। सेनापति क्या है? रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध, ठीक है। तो एक लिस्ट हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि कौन कौन रीतिबद्ध है, कौन कौन रीति सिद्ध है, रीतिमुक्त। तो रीतिमुक्त के कुछ कुछ के नाम मैं लिख लेता हूँ इनमें से। देखिए आलम तो है ही, आलम, घनानंद, बोधा, इसके अलावा ठाकुर और एक और व्यक्ति आते हैं द्विजदेव। तो ये रीतिमुक्त कवि के, रीतिमुक्त धारा के प्रमुख 4-5 नाम हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के भी आपको बताए, चिंतामणि, मतिराम, केशवदास, भूषण और इसके अलावा भिखारी दास, पद्माकर, रसलीन, ये सारे नाम जो है रीतिबद्ध धारा के आते हैं। और रीति सिद्ध में सेनापति आएंगे, बिहारी आएंगे, ये 2-3 नाम आपने याद रखने। इसके अलावा रसनिधि नाम के एक आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, पजनेस हैं, निवाज हैं, और जैसे कि इसमें हठीजी करके एक कवि आते हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद आपने सेनापति, बिहारी याद रखेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा एक रसनिधि आप लोग नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजान नामक वेश्या से संबंधित कवि कौन है? कि सुजान नाम की जो है प्रेमिका किसकी थी? तो आलम, घनानंद, सेनापति या फिर बोधा। तो इसका सही जवाब है आपका घनानंद, ठीक है। तो बड़ा प्रसिद्ध है घनानंद और सुजान का प्रसंग, ठीक है, वो आपने याद रखना है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई काव्य पंक्ति किसकी है? मैंने आपको बताया हुआ है, ये दोहा हमने अच्छे से डिस्कस किया है और बिहारी सतसाई का पहला दोहा यही है, मंगलाचरण वाला दोहा यही है। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई पंक्ति किसकी है? बिहारी की है। जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होए। ठीक है, तो ये दोहा याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले कवियों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? तो पहले तो आपने ये याद रखना है कि घनानंद के बारे में है, कि बाकी कवि क्या करते हैं, मतलब बनावटी आंसू जो है बहाते हैं, बनावटी कविताएं लिखते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी अनुभूति नहीं होती है, केवल आश्रयदाता की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या दूसरे उद्देश्यों से कविता करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कवि है जो अपनी खुद की वेदना का जो है गीत लिख रहा है, वेदना को कविता में कह रहा है। तो ये कथन किसका है? घनानंद के बारे में। तो ये कथन है घनानंद के बारे में, और कथन ये किसका है? इसका सही जवाब है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है, ये याद रख लेना कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले कवियों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन देखिए, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? बोधा ठाकुर घनानंद या फिर सेनापति? तो माधवानल कामकंदला किसकी है? तो बोधा ठाकुर घनानंद सेनापति। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि जिसकी ये रचना है वो ऑप्शन में है ही नहीं। ये रचना वैसे है आलम की, ठीक है, और वो मिसप्रिंट की वजह से आया ही नहीं है, तो आलम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये विकल्पों में से आप लोग मान के चले, तो आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। ठीक है, तो ये प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, ये भी लिख लेते हैं हम। प्रेमाख्यान यानी सूफी परंपरा से संबंधित है, प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। तो माधवानल कामकंदला जो है यह है आलम की रचना। अगला क्वेश्चन, अवधि भाषा में रचित है। ठीक है, ये वाला आलम की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो आलम की रचना नहीं है? श्याम सनेही, माधवानल कामकंदला, इश्कलता या फिर आलम केली? ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं है? देखिए, माधवानल कामकंदला तो है, हमने देखा। श्याम सनेही भी आलम की रचना है, आलम केली भी आलम की रचना है। लेकिन जो इश्कलता है, ये इश्कलता जो है ये है घनानंद की रचना। ठीक है, तो घनानंद की रचना है इश्क लता। ठीक है, तो घनानंद की रचना है। आलम की रचनाएं हैं आपकी माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही। इसके अलावा एक और रचना आपने याद रखनी है, सुदामा चरित। सुदामा चरित, और इसके अलावा आलम के लिए तो है ही। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, इश्क लता घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, घनानंद की रचनाओं का संकलन सुजान सागर नाम से किसने किया? सुजान सागर नाम से घनानंद की रचनाओं का संकलन किसने किया है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी कृष्ण कवि, सी लल्लूलाल या फिर डी पद्म सिंह शर्मा? तो घनानंद की रचनाओं का संकलन सुजान सागर नाम से किसने किया है? तो सुजान सागर नाम से किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये संपादित ग्रंथ है और संपादित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और ये रचनाएं किसकी है? घनानंद की रचना है सुजान सागर। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और सुजान से भी आप लोग याद रख सकते हैं। घनानंद की रचनाओं का संकलन सुंदरी तिलक नाम से किसने किया? अब ये बताना है आपने कि सुंदरी तिलक नाम से घनानंद की रचनाओं का संकलन किसने किया है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी लल्लूलाल या डी पद्म सिंह शर्मा? तो घनानंद की रचनाओं का संकलन सिंदूरी तिलक नाम से किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है, याद रख लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है सुंदरी तिलक नाम से घनानंद की रचनाओं का संकलन किया है। अगला प्रश्न देखिए, अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? रसखान, घनानंद, मतिराम या फिर पद्माकर? तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। अतिसूधे स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने को सयानप बांक नहीं। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है आपकी घनानंद की। तो पहले पूरा भी लिख लेते हैं। सयानप बांक नहीं, ये पूरी पंक्ति है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। ठीक है, लोग क्या है? कविता बनाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, लोग कविता बनाते हैं और मुझे तो मेरे कवित ही बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मुझे कवि बनाते हैं मेरी कविता, और लोग क्या करते हैं? कविता को बनाते हैं और मुझे बनाते हैं मेरी कविता। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, आपको ये बताना है।
तो बताइए इसमें, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो में मोरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? ए आलम, बी द्विजदेव, सी घनानंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत, यह है आपकी घनानंद की रचना। ठीक है, तो याद रखना है आपने, घनानंद की रचना है ये वाली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इसका मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा कवि जो है, लक्षण ग्रंथ किसने लिखे हैं? रीतिबद्ध कवियों ने लिखे हैं। ठीक है, तो लक्षण ग्रंथ यानी कि ऐसा कवि कौन है जो रीतिबद्ध कवि इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से भी इस प्रश्न को देखा जा सकता है। तो देव, पद्माकर, भूषण या फिर बिहारी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध नहीं है, रीति सिद्ध कवि हैं, इस वजह से इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। एक ही रचना है इनकी, बिहारी सतसई। ठीक है, तो बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है, ये आपको पता है, तो ये लक्षण ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतीराम किसके दरबारी कवि थे? अब थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मतीराम किसके दरबारी कवि थे? ए प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह, बी बूंदी राजा भाव सिंह, सी नाभा नरेश जसवंत सिंह या डी अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। तो बताइए मतीराम किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बूंदी राजा भाव सिंह। मतीराम इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कवि और उनका जो है कौन कौन से दरबार में वो थे, उनका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मतीराम आपको बताया गया, मतीराम आपको बताया बूंदी राजा भाव सिंह बूंदी जो कि वर्तमान शायद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर। तो पद्माकर थे आपके नागपुर के राजा रघुनाथ राव के यहाँ। तो रघुनाथ राव नागपुर। ठीक है, इसके अलावा रत्नाकर, ये जो कवि थे रत्नाकर, ये कवि थे आपके अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के द्वारा के यहाँ, प्रताप नारायण सिंह अयोध्या। ठीक है, और भिखारी दास जो थे, तो भिखारी दास थे हिंदुपति सिंह के यहाँ प्रतापगढ़ के जो थे, भिखारी दास। तो इनका लिखेंगे हम लोग हिंदुपति सिंह थे आपके प्रतापगढ़ जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़, हिंदुपति सिंह। तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और भी याद रखेंगे, एक दो नाम और देखते हैं, भी पीछे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा देव थे, देव के जो आश्रयदाता माने गए हैं, भोगीलाल नाम के एक सामंत थे, उनके यहाँ देव काम करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। अच्छा, इससे पहले एक दो केशव दास का भी देख लेते हैं। केशव दास जो थे, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह ओरछा। ठीक है, और केशव सम्मान भी दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार जो है साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए केशव सम्मान भी देती है। तो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे केशव दास। ठीक है, इसमें देखिए अगले क्वेश्चन पे फिर आते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम वाला। चिंतामणि पहले, मतीराम, बिहारी, भूषण, या चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बिहारी, भूषण, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। ठीक है, तो बताना है आपको इसका सही क्रम कौन सा है। देखिए इनमें से दिए गए जो जितने भी विकल्प हैं उनमें से सही जो कालक्रम है वो आपका ए वाला है। ठीक है, बिहारी जो है अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखें इनके जन्म काल के अनुसार,
तो आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआत का जरूर ध्यान रखिएगा। जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति हुए हैं रीतिकाल के, जितने भी नाम आपने अभी तक सुने, सबसे पहले तो केशवदास आते हैं उसमें, उसके बाद आते हैं आपके बिहारी, उसके बाद आते हैं चिंतामणि, उसके बाद आते हैं मतीराम, चिंतामणि, मतीराम, फिर आएंगे आपके भूषण। ठीक है, तो ये क्रम रहता है ज़्यादातर। अगर कालक्रम पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहारी जो है इन सबसे वरिष्ठ हैं अगर उम्र के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही उत्तर तो हमने बता ही दिया आपको, ये वाला है। ठीक है, अच्छा हाँ, पहले भूषण आएंगे, सॉरी वहाँ पे मतीराम पहले बता दिया मैंने आपको, तो भूषण पहले आएंगे फिर मतीराम आएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्रम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। डेल सो बनाए मतलब ऐसा एक डली सा बना करके आ जाते हैं और उसको जो है सभा के बीच लेकर के आते हैं और उसके उसी से कुछ बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है इस तरह की कविता जो करते हैं, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। लोग क्या कर रहे हैं, कविता के नाम पर क्या कर रहे हैं, खेल करते हैं। ठीक है, तो कवित्त की वो खेल करी जानो है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, आलम की, ठाकुर की, बोधा की या फिर द्विजदेव की। तो ये जो पंक्तियां हैं, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, ये पंक्ति है ठाकुर की। ठाकुर जो कि एक रीतिमुक्त कवि है। और ठाकुर की रचनाएं कौन कौन सी है, आसान है इनका याद रखना, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये दो रचनाएं हैं, बहुत आसान है इनकी रचनाओं का नाम याद करना। इनकी रचनाओं में इनका नाम स्वतः ये आ जाता है और ये पंक्ति आपने याद रखनी है। ठाकुर की यही एक पंक्ति है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ठाकुर से। ठीक है, और ये दो रचनाएं भी आपने ध्यान रखनी है, और इसके अलावा ये जो काव्य पंक्ति है ये तो है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। ये जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है, आलम, ठाकुर, घनानंद या फिर द्विजदेव। तो ये जो पंक्ति है ये है आपकी घनानंद की। ठीक है, घनानंद की काव्य पंक्ति है ये वाली, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। ये जो काव्य पंक्ति है ये है घनानंद की। ठीक है, ये वाली याद रख लेना है घनानंद की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, और ये वाली आपने याद रखनी है, और पीछे वाली भी याद रखनी है हमने, ठाकुर की, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। अगला देखिए, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। ये एनसीईआरटी के ही से ही मैंने ली हुई है, और एनसीईआरटी के जो लगा हुआ है। अच्छा, एनसीईआरटी के दो एडिशन है, एक ओल्ड एक न्यू। तो ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन में क्या है, कुछ रचनाकार हटा दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, न्यू एडिशन की भी याद करनी है और ओल्ड एडिशन के तो करनी ही करनी है। तो आप लोग तैयारी अगर ओल्ड एडिशन के हिसाब से करेंगे तो न्यू के हिसाब से आपकी तैयारी हो ही जाएगी। इसलिए ये ओल्ड एडिशन में है, और वर्तमान समय में तो ये पंक्तियाँ नए उसमें स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती है, वो 10th 11th 12th में, लेकिन ओल्ड एडिशन में तो ये था ही। तो डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे, ये कवित्त का हिस्सा है। और ये कवित्त किसका है, तो ये है देव का। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है। एनसीईआरटी के जो भी रचनाएं हैं उनको थोड़ा सा याद करके चले जाना भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काव्य पंक्तियों वाले क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से देव की रचना नहीं है। ये अगेन एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, भवानी विलास, कविता विलास, रस विलास या फिर भाव विलास। तो निम्न में से देव की रचना कौन सी नहीं है, कविता विलास। ठीक है, ये कविता विलास नाम की कोई रचना है ही नहीं। भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास, ठीक है, ये सब तो ये हैं आपके हैं ही, देव की रचनाएं हैं ही। इसके अलावा देव की एक दो रचनाएं और लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देव की रचनाओं में अन्य नाम लिखेंगे आप लोग। इसके अलावा भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास। इसके अलावा एक रचना और लिखने आपने, शब्द रसायन। शब्द रसायन देखेंगे इनका। ठीक है, ये चौथी हो गई, पहली ये हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, और जो चौथी रचना है इसमें एक और याद रखेंगे आप लोग, सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग भी याद रखना है। सुख सागर तरंग किसकी है, ये भी देव की रचना है, सुख सागर तरंग। ठीक है, तो भवानी विलास नहीं, भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, तीन तो विलास हो गए। इसके अलावा शब्द रसायन और सुख सागर तरंग, ये रचनाएं आपने याद रखनी है देव की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कर लिए हैं आपके
रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कविता के करीब करीब हमने 30 प्रश्न करे हैं और कॉन्सेप्ट हमारे लगभग 50 से 55 तथ्य हमने आज की इस वीडियो में देखे हैं 30-32 मिनट के भीतर। और तो कल की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो हमारी समग्र रीतिकाल पर एक पूरा टेस्ट होगा आपका। समग्र रीतिकाल एक वीडियो पर हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन हो चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट सीरीज़ भी कल की क्लास भी आप लोगों ने देखनी है। तो समग्र रीतिकाल पर एक अन्य क्लास लेकर के हम लोग रीतिकाल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है हमेशा की तरह और शेयर करना है जिस भी माध्यम पर अगर आप हैं, सोशल मीडिया पर कहीं पर हैं या व्हाट्सएप पर हैं तो अपने साथियों के भी शेयर कीजिए अपने स्टडी के ग्रुप्स में। और इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, कर ही चुके होंगे अधिकांश लोग तो सब्सक्राइब किए हुए लोग ही देखते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपकी वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।